राम राम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सदिशों के त्रिभुज का नियम, लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है, मुझे पहले एक बात ध्यान से सुन लेना। यदि किसी बिंदु पर कार्यरत कोई दो सदिश, सदिश ए और सदिश बी पकड़ लेता हूं मैं, सदिश बी। ठीक है, यदि किसी बिंदु पर कार्यरत कोई दो सदिश, कैसे? किसी भी कोण पर, ठीक है ना। यदि किसी बिंदु पर किसी कोण पर कार्यरत दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित कर दिया जाए तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश के परिमाण एवं दिशा को व्यक्त करेंगी। अब समझो बात को। मान लो सदिश ए और बी ना फोर्स हैं। ये फोर्स है 2 न्यूटन और इसको ले लेते हैं हम 5 न्यूटन और ये फोर्स है 3 न्यूटन। ये है मेरे 60 डिग्री के कोण पर। ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं इन दो सदिशों को, जैसा मेरा त्रिभुज का नियम कह रहा है मैं वैसा करता हूं, अगर मैं इन दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा निरूपित कर दूं एक ही क्रम में, एक ही क्रम क्या होगा अभी बताते हैं। देखो, मैंने आपको बोला था कि एक वेक्टर को मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूं जब तक मैं उसका परिमाण और उसकी दिशा के साथ छेड़छाड़ नहीं करूं। तो मैं वेक्टर ए को लिख देता हूं। वेक्टर ए को लिख दिया मैंने, ये हो गया वेक्टर ए। वेक्टर ए बराबर 5 न्यूटन। अब देखो, मुझे ये जो लाइन है इसका बड़ा महत्व है। देखो, ये यहाँ पर अगर ये है 0 डिग्री तो मुझे ये पैरेलल कहीं पर भी ले जाऊं, लेकिन कहाँ रखनी होगी? मुझे 0 डिग्री पर ही रखनी होगी, इसके समांतर ही होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मैंने इस लाइन को 5 सेंटीमीटर की खींचा है तो उसी के अनुरूप मुझे बाकी की लाइनें भी खींचनी होगी। मतलब मैं स्केल चेंज नहीं कर सकता। अगर मैंने स्केल मान लिया, स्केल क्या मान लिया मैंने कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन, तो 5 न्यूटन की लाइन कितने की आएगी? 5 सेंटीमीटर की। तो मैंने 5 सेंटीमीटर की ये लाइन खींच दी। अब मुझे दूसरा वेक्टर कौन सा है? बी। वो कितना है? 3 न्यूटन। अब मुझे त्रिभुज की भुजा बतानी है। अब देखो, त्रिभुज की मेरे पास दो भुजाएं हैं। एक तो मैं त्रिभुज यहां से शुरू कर सकता हूं। यहां से शुरू करूंगा तो मुझे वेक्टर कैसे लाना है? पैरेलल। तो पैरेलल कैसे लाऊंगा मैं? यहां पे ले आऊं 60 डिग्री के एंगल पर। तो एक तो ले आया, ये 60 डिग्री के एंगल पर मैं ये दूसरा वेक्टर ले आया। अब अगर 5 न्यूटन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर थी तो 3 न्यूटन की भुजा की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर। तो ये भुजा इसकी तुलना में छोटी आएगी। तो 60 डिग्री के कोण पर मैंने 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। ये हो गया मेरा वेक्टर बी। कोई आपत्ति नहीं है। अब देखो, अब मैं अगर इसको मिलाता हूं तो ये त्रिभुज हो गया, हो गया, हो गया। अब जो दूसरी बात, ये मैंने सबसे पहले कौन सी लाइन खींची थी? वेक्टर ए बराबर 5 न्यूटन। वेक्टर ए बराबर 5 न्यूटन। अब मैंने कहा था कि मैं किसी भी सदिश को जब तक मैं उसकी दिशा और परिमाण के साथ छेड़छाड़ न करूं मैं कहीं पर भी विस्थापित कर सकता हूं। तो मैं वेक्टर बी को अब क्या करता हूं? मैं यहां से खींचता हूं, वही 60 डिग्री के कोण पर कितने? 3 सेंटीमीटर की लाइन। तो वेक्टर बी बराबर 3 न्यूटन। ये हो गया कितने पर? 60 डिग्री के कोण पर। तो अब त्रिभुज कैसे बनेगा? मैं बाकी के 2 पॉइंटों को मिला दूं, ये त्रिभुज बन गया। अब एक ये त्रिभुज बना, एक ये त्रिभुज बना। मैं नाम दे देता हूं ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, तो मेरा ये त्रिभुज का नियम क्या कहता है? मेरा त्रिभुज का नियम कहता है कि यदि किसी बिंदु पर किसी कोण पर कार्यरत किन्हीं दो सदिशों को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा, अब क्रमागत भुजाएं किसे कहते हैं? देखो, ये ए से बी इधर जा रहा है, मतलब आप बिंदु ए पर खड़े हुए और सदिश की दिशा में गए तो कहां पहुंचे? बिंदु बी पर। बिंदु बी पर पहुंचे। अब बिंदु बी से आपका जो दूसरा वेक्टर है वो उसकी दिशा किधर है? इधर। तो ये आपको कहां ले जा रहा है? आगे ले जा रहा है। तो ये है क्रमागत, मतलब ये इस दिशा में फिर इस दिशा में आप एक रोटेशन में चलते जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा। लेकिन इसमें ये क्रमागत है क्या? देखो, आप पहले आपने क्या किया था? वेक्टर ए पे आप अगर यहाँ पे खड़े हो तो इसकी दिशा में कहां पहुंच गए? यहाँ पर। लेकिन अब आप वेक्टर बी पे आ पा रहे हो क्या? नहीं आ पा रहे, क्योंकि वेक्टर बी आपकी इस दिशा में जा रहा है और वेक्टर ए आपका इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो ये क्रमागत नहीं है। क्रमागत अगर दूसरे शब्दों में बताऊं तो जिस बिंदु पर पहला वेक्टर स्टार्ट होता है या
पहला वेक्टर कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से, ये खत्म कहां हुआ, यहां पे, तो दूसरा वेक्टर मेरा कहां से शुरू होगा, जहां पर पहला वेक्टर मेरा खत्म हुआ है। तो पहला वेक्टर मेरा कहां खत्म हुआ, बी पॉइंट पर, तो मेरा जो दूसरा वेक्टर बी है वो बी पॉइंट से शुरू होगा। मतलब पहला वेक्टर जिस बिंदु पर खत्म हुआ है उस बिंदु से मेरा दूसरा वेक्टर शुरू होना चाहिए, तो उसे हम क्रमागत कहेंगे। तो ये ए वेक्टर हो गया, यहां से शुरू यहां पे खत्म। अब बी वेक्टर कहां से शुरू होगा मेरा, यहां से शुरू यहां पे खत्म होगा, तो मैं इसे क्रमागत कहूंगा। तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि यदि किसी बिंदु पर कार्यरत, किसी कोण पर कार्यरत दो सदिशों को त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं द्वारा क्रमागत रूप में, तो ये वाला क्या है, क्रमागत रूप में है, ये क्रमागत रूप में नहीं है, तो ये त्रिभुज का नियम नहीं है, ये त्रिभुज का नियम है। क्रमागत रूप में व्यक्त किया जाए तो त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी हो गई, ए बी तो हो गई वेक्टर ए, बी सी हो गई वेक्टर बी, और तीसरी भुजा क्या है, ए सी। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में मतलब अगर ए से बी, बी से सी, और अगर सी से ए आ जाता, जहां पे पहला दूसरा वेक्टर खत्म हो रहा है, अगर वहीं से मेरा तीसरा वेक्टर शुरू हो जाता तो एक ही क्रम हो जाता। विपरीत क्रम में मतलब उल्टा, तीर सी से ए नहीं आएगा, ए से सी जाएगा। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। अतः ये क्या बताता है मेरा, ये रिजल्टेंट वेक्टर बताता है, ये वेक्टर ए प्लस बी का क्या है, एडिशन है, योग है। फिर से सुनना, यदि किसी बिंदु पर किसी कोण पर कार्यरत दो सदिशों को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए, ठीक है। अब इसको और ज्यादा बढ़िया कहूं तो त्रिभुज की दो भुजाओं को परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए। मतलब मुझे मैग्नीट्यूड का भी ध्यान रखना है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसकी 3 होनी चाहिए लंबाई, मेरे को बड़ी छोटी नहीं करनी है अपनी मर्जी से, पैमाने के अनुसार, स्केल के अनुसार जितनी आएगी उतनी ही लिखनी है। निरूपित किया जाए तो त्रिभुज की तीसरी भुजा, दो भुजाएं तो हमने बना दी दो वेक्टर से, जो तीसरी भुजा बची बाकी के जो दोनों पॉइंट को मिलाने पर वो विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को दिखाएंगी। तो मेरा परिणामी सदिश क्या हो गया, ये भुजा AC हो गई, ठीक है। अब इसका परिमाण तो मुझे क्या बता देगा, ये भुजा की लंबाई, अर्थात ये 4 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी, ये 3 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी। जो अगर मैं इनको बिल्कुल सही बनाऊं और 60 डिग्री का एंगल बनाऊं, तो जो मैं ए और सी के बीच की लाइन को मेजर करूं, अगर सपोज इस लाइन का मेजरमेंट किया और मेरे पास ये आया 8.3 सेंटीमीटर, तो मैंने स्केल क्या लिया था, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन। तो मेरा जो वेक्टर R होगा उसका जो मॉडुलस होगा, उसका परिमाण होगा, वो कितना हो जाएगा, 8.3 न्यूटन। ये हम जब कैलकुलेशन से निकालेंगे तब भी ये इतना ही मिलेगा। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमको बहुत सटीक आइडिया देता है। अगर हम बिल्कुल सही बनाएंगे तो मान भी बिल्कुल सही मिलेगा। और अगर हम इस कोण को नाप लें तो मुझे परिणामी सदिश की दिशा भी मिल जाएगी। ये कोण मान लो मुझे मिल जाता है 30 डिग्री, तो परिणामी सदिश 30 डिग्री पर ही आएगा जब हम कैलकुलेशन से निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या मायने रखता है कि आप अपने डायग्राम को कितनी सावधानी पूर्वक बनाते हैं। सावधानी पूर्वक मतलब लाइन की डिस्टेंस आपको बिल्कुल एक्यूरेट बनानी है, एंगल आपको बिल्कुल एक्यूरेट लेने हैं, ठीक है। तो सदिश का त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि ये किसी बिंदु पर किसी कोण पर कार्यरत अगर दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित कर दिया जाए तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश के परिमाण एवं दिशा को व्यक्त करेंगी या करती है, ठीक है। मेरे ख्याल से त्रिभुज का नियम समाप्त हो गया।